हेलो फ्रेंड्स, योजना डिस्कशन में आपका स्वागत है। सितंबर 2017 की योजना का डिस्कशन करेंगे। इसका टाइटल था हाउसिंग फॉर ऑल, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। अ, सबसे पहले हम योजना का डिस्कशन शुरू करने से पहले योजना में ये पीएम की जो स्पीच है इंडिपेंडेंस डे की, ये दी हुई है। तो सबसे पहले इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या हाइलाइट्स थी स्पीच का। तो इसमें ये था कि 75th एनिवर्सरी है क्विट इंडिया मूवमेंट की, और 125th एनिवर्सरी है गणेश उत्सव की। और प्रधानमंत्री ने अभी ये बोला कि 75 साल हो चुके हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के, तो अभी हमें फिर से एक बार ये देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। उस समय हमने भारत छोड़ो का नारा दिया था, आज भारत जोड़ो है। तो भारत छोड़ो से भारत जोड़ो होना चाहिए अभी। और हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि देश को आगे के लेकर के जाना है, एक नया भारत बनाना है, न्यू इंडिया। हमारा एटीट्यूड चलता है ऐसे बदल सकता है होना चाहिए, चलता है हमारा जनरली एटीट्यूड रहता है। फिर सिक्योरिटी हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। और जीएसटी काफ़ी अच्छी तरीके से लॉन्च हो गया है, जिसने एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल दिया है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब कि जहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में सहयोग प्रदान करते हैं एक दूसरे को, और देश को सही तरीके से ले जाने में मदद करते हैं एक दूसरे को। और बेनिफिट्स मिले हैं जीएसटी के, जिसकी वजह से एफिशिएंसी 30% बढ़ गई है। और उन्होंने शांति, एकता और सद्भावना जैसे चीज़ों का प्रयोग किया, जो कि भारत में जाने जाते हैं। डिजिटल इकोनॉमी की तारीफ की कि भारत एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जा रहा है और हमें और आगे जाना चाहिए। और अंत में दिव्य भारत और भव्य भारत ऐसा हमें बनाना है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि प्रधानमंत्री की जो स्पीच थी इंडिपेंडेंस डे की, उसमें से आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखिए दोस्तों, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि एडिटर इन चीफ जो है योजना के, वो काफ़ी सरल भाषा में एक सारगर्भित तरीके से एक उसकी समरी लिख देते हैं। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर कोई भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं उस क्वेश्चन में। तो देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जैसा कि इस योजना का शीर्षक हाउसिंग फॉर ऑल है, तो एक आदमी की इच्छा होती है कि उसके जीवन में उसके घर में एक छत हो उसके सर के ऊपर। और यही हम सबका एक सपना होता है। तो और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले जॉइंट फैमिली थी जो कि न्यूक्लियर फैमिली में बदल गई। और उसके बहुत सारे कारण हैं। इन सर्च ऑफ जॉब है, जॉब जॉब के लिए हम शहर की तरफ भागते हैं। और उसके भी अलग अलग कारण हैं। कुछ लोगों की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम हो गई होगी, कुछ लोग के कुछ और कारण होंगे। तो जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली पे आया। और अर्बन पॉपुलेशन जो है पिछले 10 सालों में 91 मिलियन इंक्रीज़ किया है। मतलब कि कह लो तो 9 करोड़ पिछले 10 सालों में अर्बन पॉपुलेशन बढ़ गई है, जिसकी वजह से हाउसिंग शॉर्टेज हो गया है अर्बन एरिया में। और ये शॉर्टेज जो है वो लगभग 18.78 मिलियन का है। 18.78 मिलियन जो हाउसेज हैं वो कि अर्बन एरिया में शॉर्टफॉल हैं, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में गैप हो रहा है। क्यों? क्योंकि दिन प्रतिदिन अर्बनाइजेशन तो बढ़ता जा रहा है, और जॉब्स जो हैं वो बड़े बड़े शहरों की तरफ ही कंसंट्रेटेड है, पर उतनी अच्छी हाउसिंग फैसिलिटीज़ अभी हमारे यहाँ नहीं है। तो ये एक रियली एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जिसका सोल्यूशन कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। और इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन सेटलमेंट बिल भी लेकर के आई है। और मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अर्बन एंड ग्रामीण, इन दोनों का उल्लेख यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इन्होंने कर दिया है। ये इस पॉइंट में इन्होंने उल्लेख किया हुआ है। बट इसके अलावा जो था वो लैंड रिहेबिलिटेशन का लेकर के आई और एक रियल इस्टेट का लेकर के आई। तो ये दोनों भी बिल काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और इसके अलावा जो है वो केवल लैंड को हम केवल घर बना करके नहीं दे सकते, या अगर मान लीजिए हमने घर बना दिया तो सारे काम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसमें दो तीन एंगल और हैं। एक फाइनेंसिंग का एंगल है कि किस तरीके से घर बनाने में जो हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो मिल पाएगी। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा जो है उसके अदर डायमेंशंस हैं। तो हम देखते हैं कि क्या है। तो पहला जो आर्टिकल आता है वो आता है अफोर्डेबल हाउसिंग इन अर्बन इंडिया को लेकर के। किस तरीके से अफोर्डेबल हाउसिंग हम कर सकते हैं। तो अफोर्डेबल हाउसिंग इन अर्बन एरिया जब हम बात करते हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि सिटीज़ जो हैं उनको इंजन ऑफ ग्रोथ कहा गया है।
और जैसे जैसे सिटीज़ बढ़ती हैं उस तरीके से उनमें जॉब और क्या कहते हैं ग्रोथ इकोनॉमी की जनरेट होती है। क्योंकि अर्बन इंडिया जो है अभी देखा जाए तो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है आज की डेट में, लेकिन जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो वो 3/5 है। 3/5 यानी 5 में से 3 हिस्सा जो है, यानी कि 5 में से 3 हिस्सा मतलब 60% जो जीडीपी है वो अर्बन इंडिया दे रहा है, और जबकि नंबर्स में वो केवल 33% है। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसको ध्यान देना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि हाउसिंग जो है वो 269 अलग अलग इंडस्ट्रीज से लिंक्ड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको अफेक्ट करता है। तो अब अगर उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 269 इंडस्ट्रीज से लिंक है, और अगर उन सारी इंडस्ट्रीज़ को देखा जाए एम्प्लॉयबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जीडीपी पड़ जाता है। तो इसीलिए हाउसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अ, फिर अभी ये देखा जाए तो अभी जो है न्यू अर्बन हैबिटेट एजेंडा थर्ड जो 2016 का है, उसमें भी हाउसिंग को स्थान दिया गया है। सेंडाई फ्रेमवर्क जो कि जनरली डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए होता है, उसमें भी रिजिलियंट हाउसिंग और स्ट्रॉन्ग हाउसिंग की बात कही गई है। प्लस पेरिस एग्रीमेंट जो क्लाइमेट चेंज का है उसमें भी आ, ये हाउसिंग की बात कही गई है। गोल 11 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उसमें भी हाउसिंग की बात कही गई है। तो इस तरीके से ये बहुत सारी जगहों पे हाउसिंग को इम्पोर्टेंस दी गई है। इन सारी चीज़ों को एक्नॉलेज करते हुए भारत सरकार ने भी हाउसिंग फॉर ऑल मिशन 2022 तक के लिए लॉन्च कर दिया है। अब इसके बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें हैं, जो कि आपको हमेशा याद रखने वाली हैं, क्योंकि इनका उल्लेख जो है, इनका प्रयोग बार बार पूरी योजना में अलग अलग एडिटोरियल्स अलग अलग आर्टिकल्स में होता रहेगा। जैसे कि एक टेक्निकल ग्रुप ऑन अर्बन हाउसिंग बनाया गया था, जिसमें बोला कि शॉर्टेज जो है वो 18.7 लगभग 18.8 मान लेते हैं मिलियन यूनिट्स की है, जिसमें से कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को EWS यहाँ पे डिनोट कर दिया गया है। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है वो 10.55 मिलियन, जो कि 56% है इस पूरे भाग का, और लो इनकम ग्रुप LIG जो कि 7.41 मिलियन यूनिट है, जो कि 39% है। तो इसको देखा जाए तो 56 और 39 मिला करके ये 95% हो जा रहा है। तो 95% जो है ये शॉर्टेज का, वो कौन झेल रहा है? उसको झेलने वाले हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग और लो इनकम ग्रुप के लोग। और स्टेट्स जहाँ पे शॉर्टेज, ये हाउसिंग शॉर्टेज जो एक्यूट है, वो यूपी है नंबर 1 पर, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाउस की शॉर्टेज है। नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और इस तरीके से इन्होंने 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राज्यों के नाम बताए हैं जहाँ पे कि एक्यूट शॉर्टेज चल रही है। पर इन्होंने एक इसके स्ट्राइकिंग फैक्ट ये भी रखा है, पॉइंट नंबर 10, कि सेंसस 2011 में लगभग 11.07 मिलियन यूनिट्स आर वैकेंट। अब इसको आप किस तरीके से करेंगे? एक तरफ जहां आप बता रहे हैं कि 18.78 मिलियंस जो कि शॉर्टेज है, और दूसरी तरफ आप ये बता रहे हैं कि 11.07 मिलियन ये वैकेंट हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है। और आप ये देखिए हाउसिंग सरप्लस है हाई इनकम ग्रुप में 95 मतलब सरप्लस है, जबकि 95% डेफिसिट है EWS एंड LIG में, लो इनकम ग्रुप। और तो ये जो मिसमैच हो रहा है इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और हमें ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि हमारी अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है, और ये 814 मिलियंस हो जाएगी 2050 तक। 814 मिलियन का मतलब हो गया 81 करोड़ हो जाएगी ये पॉपुलेशन, जिसके लिए एक चैलेंज है कि हाउसिंग सबको प्रोवाइड करा पाना। तो ये एक बैकग्राउंड है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें से कई तथ्य बार बार आपको प्रयोग किए जाएंगे। फिर इसमें ये बात कहते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी स्कीम्स लेकर के आई है, बहुत सारी पॉलिसीज़ स्कीम्स लेकर के आई, और वो स्कीम्स के नाम देते हैं। दोस्तों आपको ये सारी स्कीम्स याद नहीं हो पाएंगी, तो इसमें से कुछ हैं जैसे कि इंटीग्रेटेड सब्सिडाइज्ड हाउसिंग स्कीम LIG, सासू, मुंबई वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूएबल मिशन के अंतर्गत राजीव आवास योजना बनाई गई थी, राजीव ऋण योजना इत्यादि।
तो इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि लेटेस्ट है उसको लेकर के आई है। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के पास उनके खुद के तो प्रोग्राम थे ही जिनका इफ़ेक्ट हाउसिंग के ऊपर हो रहा था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या ये स्कीम्स जो कि पुरानी रही हैं, जैसे कि 1952 से लेकर के अब तक की 2001-2 तक की, क्या उन्होंने उतना अच्छा इम्पैक्ट दिखाया है? क्योंकि ऑथर कहता है कि स्लम्स तो अभी भी प्रोलिफरेट हो रहे हैं, स्लम्स तो अभी भी शहरों में बढ़ ही रहे हैं। तो क्या ये स्कीम्स पूरी तरीके से अपना काम दिखा पाई हैं? इसके आगे एडिटोरियल बोलता है कि वेरियस रिफॉर्म्स लिए गए हैं, अभी जो है वो बहुत सारे रिफॉर्म्स ले लिए गए हैं, जैसे कि रेरा है, रियल इस्टेट रेगुलराइजेशन एक्ट, लिबरलाइजेशन ऑफ एफडीआई, उस एफडीआई के रूल्स को थोड़ा सा आराम मतलब कि रिलैक्स कर दिया गया है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेकर के आया है जिसके अपने खुद के बिन मतलब उसके गुड्स एंड सर्विस टैक्स के तो बेनिफिट है ही हैं जो कि हाउसिंग को मिल रहे हैं। इसके अलावा रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का भी एक रूल्स आ गए हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी चीज़ों में रिफॉर्म्स ले आए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया है। अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया है जिसकी वजह से इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा या एफडीआई इस सेक्टर में आना शुरू हो जाएगा अफोर्डेबल। दूसरा, बजट 2017-18 में टैक्स बेनिफिट्स दिए हैं सेक्शन 80 आईबीए के तहत। और एफडीआई जैसा मैंने बताया, एफडीआई के रिलैक्सेशन हो गए हैं। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बारोइंग्स के प्रपोजल और जो जो कारपेट एरिया का जो यूसेज है उसको उसकी डिफिनीशन स्टैंडर्डाइज कर दी है कि कैसे कारपेट एरिया होगा। तो इन सब चीज़ों का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मॉर्गेज बेस्ड सीएलएसएस अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। मॉर्गेज बेस्ड ये क्या है? ये है कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। तो इसमें क्या है कि आप जो एसेट बना रहे हो उसी को बैंक को मॉर्गेज कर सकते हो और उससे आप लोन ले सकते हो। और अभी जो लेटेस्ट ये है आरबीआई का जो मूव है उस तरीके उसमें जो फंडिंग है वो उसको मार्जिनल कॉस्ट कर दिया गया है, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड फंडिंग कर दी गई है। तो जब आरबीआई रेपो या रेपो में जब कट करता है तो उसका ट्रांसमिशन नीचे बैंक्स तक हो जाए उसके लिए मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट इसका प्रयोग किया जाने लगा है, रादर देन पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स का जिसमें बेस प्लस ये दिखाते थे, बेस प्लस स्प्रेड, कि बेस रेट इतना है, बेस के ऊपर 3% लेंगे या 4% लेंगे। तो अभी उन्होंने उसके अलावा जो उसके उसको उसको उसके अलावा मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट कर दिया है। आगे देखते हैं। यस, इसके आगे इन्होंने कंपोनेंट के बारे में चर्चा की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जो डिफरेंट वर्टिकल्स हैं उनमें जो है वो उसके फीचर्स क्या हैं। तो उसको जब इन्होंने डिस्कस किया है तो उसमें बेसिकली 4 तरीके से इन्होंने लाया है और इन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भी बात की। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म फिर से जैसे कि सेंटर और स्टेट एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और सेंटर बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है या सेंटर बहुत ज़्यादा मतलब रिजिड नहीं है। स्टेट्स के लिए वो थोड़ी सी ऑटोनॉमी या स्टेट्स के लिए थोड़ा सा स्पेस दे रहा है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसीलिए इसका ये हो गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब इसके वर्टिकल्स देख लेते हैं। पहला वर्टिकल इसमें है ISSR। ISSR का मतलब है इन सितु स्लम रिडेवलपमेंट। तो इन सितु स्लम रिडेवलपमेंट, इसमें इन्होंने क्या कहा है कि लैंड को एक रिसोर्स की तरीके से मान करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ग्रांट 1 लाख रुपए पर हाउस है और इसका रिहेबिलिटेशन कराया जा सकता है और प्राइवेट सेक्टर के जो डेवलपर्स हैं उनको इंक्लूड किया जा सकता है। ये देखिए, ये पॉइंट है एक्स्ट्रा FSI TDR FAR इफ़ रिक्वायर्ड बी प्रोवाइडेड बाय स्टेट। मतलब कि केवल ये 1.5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है वही नहीं है, स्टेट चाहे तो इसमें अलग से और अपने बेनिफिट दे सकती है। दूसरा पॉइंट है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन में क्या है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी को मतलब जो उनको एक घर चाहिए उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 1.5 लाख रुपए की ग्रांट मिल जाएगी। और अगर वो खुद का अभी इन्हेंसमेंट चाहते हैं तो भी। फिर ये है थर्ड पॉइंट है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप क्या है कि प्राइवेट सेक्टर की मदद से 1.5 लाख रुपए का घर मतलब 1.5 लाख रुपए तक की सेंट्रल असिस्टेंस मिल जाएगी और प्राइवेट सेक्टर की मदद से घर बनाया जा सकता है। और स्टेट्स अगर चाहे तो फिर से वो भी इंसेंटिव एक्सटेंड कर सकता है। और फिर ये चौथा पॉइंट जो है वो है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम।
ट्रेड लिंक सब्सिडी स्कीम्स में इन्होंने अलग अलग सेगमेंट बांट रखे हैं, EWS, LIG, MIG1, MIG2, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप 1 एंड मिडिल इनकम ग्रुप 2। तो इसमें इन्होंने 6.5% तक की, मैक्सिमम 6.5% तक की इन्होंने सब्सिडी देने की बात कही है, इंटरेस्ट सब्सिडी होगी। और इन्होंने कारपेट एरिया भी फिक्स कर दिया है, 30 स्क्वायर मीटर, 60 स्क्वायर मीटर, 90 स्क्वायर मीटर और 110 स्क्वायर मीटर। इस तरीके से ये अफोर्डेबल हाउसिंग का पूरा कॉन्सेप्ट लाया गया है। राज्य सरकार अपनी सुविधा अनुसार इन चारों स्कीम में से जो भी स्कीम उस राज्य के लिए या उसके लिए सुटेबल पड़ रही हो उसका उपयोग कर सकती है। इसके अलावा आगे इन्होंने इस आर्टिकल में ये कहा है कि अभी ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं, पर साथ ही साथ ये जो गवर्नमेंट के दूसरे अन्य प्रोग्राम हैं उनके साथ इसका कन्वर्जेंस भी देख लेना चाहिए, क्योंकि जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं उनका बेनिफिट भी तो है भाई। ऐसा तो है नहीं कि आप एक घर बना रहे हो तो बस आप घर बनाओगे। दूसरे प्रोग्राम जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, ओपन डिफिकेशन फ्री चल रहा है, तो आप इसमें टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन का पैसा देते हो। और अमृत में जो है वो आप कह रहे हो कि अटल मिशन फॉर रिजनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें आपको वाटर सीवरेज से कनेक्शन दे रहे हो, पोल्यूशन रिड्यूस कर रहे हो, मोबिलिटी बढ़ा रहे हो। तो क्यों ना आप इन सारी स्कीम के साथ कन्वर्जेंस स्थापित करो। अगर इन सारी स्कीम्स के साथ कन्वर्जेंस स्थापित हो गया तो नंबर एक, पहला ऑब्जेक्टिव जो इन स्कीम्स का है वो तो अचीव होगा ही होगा, प्लस ये जो आपका अफोर्डेबल हाउस है वो वास्तव में एक्यूपाई हो जाएंगे। एक पॉइंट उन्होंने नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन का भी डाला है कि भाई ऐसी जगह घर बनाना चाहिए या इस तरीके से होना चाहिए कि जो हेल्थ मिशन है या मतलब कि जो नीड्स हैं उनकी प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की वो भी पूरी हो जाए। तो गवर्नमेंट, वाइल स्टेट गवर्नमेंट implementing these policies should take care that existing government policies are in line with it, and the convergence and the benefit of existing policies should also accrue to this ongoing आवास योजना प्रोजेक्ट। तो ये था पहला एडिटोरियल। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्या था। पहला आर्टिकल ये था, दूसरे में इन्होंने क्या बात की है, लैंड एक्विजिशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया, लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट। देखिए ये एडिटोरियल कह रहा है कि लैंड एक्विजिशन, देखिए लैंड तो है नहीं, लैंड लिमिटेड है और हाउसिंग सबको चाहिए। धीरे धीरे ज़रूरत घर की सबको पड़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग अर्बन इंडिया में ज़्यादा हो रहे हैं। तो 19 मिलियन जो कि 18.78 मिलियन, वो आंकड़ा एक बार जो आंकड़े दिए गए हैं फर्स्ट उसमें उसको याद कर लीजिएगा। इसमें ये नई बात ये कहता है, पॉइंट नंबर 2 इसका देखिए, पॉइंट नंबर 2 में इसने साफ साफ ये कहा है कि इंडिया हैज़ अ शॉर्टेज ऑफ 19 मिलियन यूनिट्स, 80% ऑफ दैट पर्टेन्स टू इनएडिक्वेट बट एग्जिस्टिंग यूनिट्स एंड नॉट टू होमलेसनेस। अब ये एक नया एंगल लेकर के आ रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई शॉर्टेज तो है पर वो इनएडिक्वेसी की है, ऐसा नहीं है कि होमलेसनेस है। और इसलिए ये जो इंटायर प्रॉब्लम है इसको हमें अलग अलग एंगल से देखना चाहिए। पहला एंगल उन्होंने कहा एडेक्वेसी, दूसरा कहा अफोर्डेबिलिटी और तीसरा कहा है वायबिलिटी। तो इन्होंने कहा कि केवल अफोर्डेबिलिटी मत देखिए, उसके साथ एडेक्वेसी भी देखिए और वायबिलिटी भी देखिए। अब अफोर्डेबिलिटी और एडेक्वेसी तो हम जानते हैं कि भाई वो अफोर्डेबल होना चाहिए और एडेक्वेट होना चाहिए। इसके अलावा क्या वो वाइबल है, तो वाइबिलिटी से हमारा क्या मतलब है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाइबिलिटी। अब वाइबिलिटी का मतलब ये है कि लो इनकम ग्रुप जो है, स्पेलिंग इसकी यहाँ पे गलत हो रही है, वाइबिलिटी जो है, वाइबिलिटी नेग्लेक्टेड रहती है। कैसे, आपने घर उनका उतनी दूर बना दिया जहाँ पे लिंकेजेस नहीं है एम्प्लॉयमेंट के साथ में, उनको बहुत दिक्कत पड़ती है कम्यूट करने में, कनेक्टिविटी नहीं है, वो किसी ऐसे सुदूर एरिया में बना दिया है जहाँ पे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो प्राइवेट वाले तो आ सकते हैं, बड़े जिनके पास पैसे हैं, कार से 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर, बट जो आपने किसी ऐसी जगह पे बना दिया फार फ्लंग एरिया जहाँ से कि रोड मतलब कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी नहीं है, तो उनके लिए दिक्कत हो जाती है। फिर एक्सेस टू फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मतलब है हॉस्पिटल, स्कूल्स, इन सब से उसका एक्सेस है या नहीं है। अगर इन सब चीज़ों से उसका, वो जहाँ पे उनको रिहेबिलिटेट करके आप डाल रहे हैं लो इनकम ग्रुप को, इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान में नहीं रखा गया ना, तो जो ऑक्यूपेंसी रेट है, मतलब आपने कोई नई जगह पे उनको जा कर के बसा दिया बट वो सारी यूनिट्स खाली रह जाएंगी। तो फाइनली अगर वो एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड नहीं है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ों से कनेक्टेड नहीं है, तो वो उनके लिए बेकार है,
वो वाइबल है ही नहीं उनके लिए और वो उसमें कभी रहेंगे नहीं। इसलिए जियोग्राफिकल कंटिग्यूटी जो है उसको अगर इग्नोर किया ना तो और घर बनाए ना तो घर तो बन जाएंगे। व्हाट मेक्स ए हाउस इनटू हाउसिंग, मतलब कि इग्नोरिंग द एक्चुअल नेचर ऑफ व्हाट मेक्स अ हाउस इनटू हाउसिंग, मतलब अगर आपने जियोग्राफिकल मतलब कॉन्टिग्यूटी को इग्नोर किया तो इसका मतलब हाउस तो बनाया पर हाउसिंग नहीं बना पाए। हाउसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउस बन जाएगा, आप एक कमरा बना दीजिए, जाके 2 कमरे बना दीजिए, हाउस बन गया, बट वो हाउसिंग नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट की बात करते हैं तो वो एक नया एंगल लेकर के आता है। तो केवल नई यूनिट्स ही नहीं बनानी है, यहाँ पे उन्होंने बात किया है सॉल्व प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमें ये इंश्योर करना है कि हायर एक्यूपेंसी उसमें किस तरीके से आएगी। अब हायर एक्यूपेंसी किस तरीके से आएगी तो इसका जो है उसमें ये है कि क्या हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास ऑलरेडी बिल्ट यूनिट्स हैं, एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं, क्या उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर हम केवल लैंड एक्विजिशन पे ही ध्यान देते रहे और यूनिट्स ही बनाने लगे और हमने हाउसिंग का गोल नज़रअंदाज किया, केवल हम ये कहने लगे कि हमें किसी तरीके से कर देना है, तो लैंड एक्विजिशन तो हम कर लेंगे लेकिन हाउसिंग का गोल शायद अचीव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें लैंड एक्विजिशन को भी एक ढंग से प्रैग्मेटिक वे में देखना है और हाउसिंग के गोल को भी देखना है कि क्या उसका गोल है, एग्जैक्टली हम उसको क्या अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। आगे देखते हैं। अब फिर ये कहते हैं कि जो लैंड एक्विजिशन की बात हम कर रहे हैं आजकल उसमें डोमिनेंट टाइप ऑफ लैंड एक्विजिशन पॉसिबल है। डोमिनेंट टाइप ऑफ लैंड एक्विजिशन मतलब लैंड एक्विजिशन किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए पॉसिबल है और अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो एक पब्लिक पर्पस आता है लैंड एक्विजिशन का। बट हमारा जो इतिहास रहा है उसमें सक्सेसफुल लैंड एक्विजिशंस नहीं रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, मतलब ऐसे केसेस ही नहीं हैं। अब इसका ऑथर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लैंड एक्विजिशन किया जा सकता है बट बहुत कम ऐसे केसेस हैं जिनमें लैंड एक्विजिशन सक्सेसफुली किया है। और इसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर लैंड एक्विजिशन किया तो क्या है, रीहैब एंड रीसेटलमेंट पहले करना पड़ेगा और केवल ओनर्स का नहीं करना है जिनकी लैंड लिया है, ऐसे लोगों का भी सेटलमेंट करना है जिनका लाइवलीहुड उस लैंड पे डिपेंडेंट करता है, जैसे कि लेबरर, शेयर क्रॉपर्स, टेनेंट्स एट्सेट्रा, जो कि ईजी नहीं है, विच इज़ नॉट ईजी, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आपने रीसेटलमेंट करने के लिए जो लोन लिया है तो मतलब सॉरी जो रिहेबिलिटेशन करेंगे जिनसे आपने लैंड लिया है। और एक्चुअली में आप लैंड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको अफोर्डेबल हाउसिंग बनानी है। अब आपने कहीं ऐसी जगह पे लैंड ले ली जहाँ पे वो जो 3 पैरामीटर्स ऑथर ने पहले बताए हैं, कौन से, एडेक्वेसी, अफोर्डेबिलिटी एंड वाइबिलिटी, अगर ये तीनों नहीं है तो वो लेना बेकार है। और अगर आप लैंड सही जगह ले रहे हैं तो सबसे पहले उसमें आप जिनकी आपने लैंड ली है पहले उन्हीं को रिहेबिलिटेट करेंगे, तो ये इजी नहीं है। इसलिए ये जो पूरा हमारा जो सिस्टम है लैंड एक्विजिशन का उसके बारे में हमें प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा। प्रैग्मेटिक मतलब वास्तविक, या जो एग्जैक्टली जो जो कंडीशंस जो फील्ड में प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। फिर जो नेक्स्ट ये कहते हैं वो ये कहते हैं कि व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव। फिर अल्टरनेटिव क्या होगा, अल्टरनेटिव ये है कि एग्जिस्टिंग यूनिट्स जो इनएडिक्वेट हैं उनको एडिक्वेट बनाया जाए। तो इनएडिक्वेट एडिक्वेट बनाया जाए वो कैसे, वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ने एक मॉडल ऑफर किया है, वो मॉडल ये है इन सिटू रीडेवलपमेंट। अब इन सिटू रीडेवलपमेंट मतलब जहाँ पे एग्जिस्टिंग ज़मीनें हैं, जहाँ पे घर बने हुए हैं, वहाँ पे फिर से रीडेवलपमेंट में वो चला जाए। बट इसकी एक खामी उन्होंने बताई है आवास योजना की कि इन सिटू अपग्रेडेशन नहीं बताया है। अगर इन्होंने इन सिटू अपग्रेडेशन रखा होता तो वो ज़्यादा अच्छा रहा होता, क्योंकि अभी अगर जिनको अपग्रेडेशन चाहिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे इन इन स्कीम्स में, और या तो वो रीडेवलपमेंट में जाएँ तो क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये एक फ्लॉ है कि अगर आप रीडेवलपमेंट में जाते हैं तो आपको मिल जाएगा, बट अगर आप अपग्रेडेशन में जाते हैं ना तो नहीं मिल पाएगा। जबकि कर्नाटका ने 7 पॉइंट्स रखे हैं, 7 पॉइंट्स का उनकी रिहेबिलिटी सॉरी ये पॉलिसी है अफोर्डेबल हाउसिंग की, जिसमें ये 3-4 पॉइंट तो हैं ही हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, इसके अलावा भी उनके 4 पॉइंट हैं। जब से सबसे पहले तो बेनिफिशियरी लेड हाउस इन्हेंसमेंट हो सकता है और दूसरा बेनिफिशियरी लेड हाउस कंस्ट्रक्शन हो सकता है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केवल इसकी बात कर रही है, हाउस कंस्ट्रक्शन की। दूसरा ये इन्होंने कहा कि अपग्रेडेशन कर सकती है कर्नाटका गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है नहीं, अपग्रेडेशन नहीं हो सकता है।
इन सितु रीडेवलपमेंट हो सकता है, हाँ हो सकता है। अब यहाँ पे कर्नाटका गवर्नमेंट कहती है प्लॉटेड डेवलपमेंट एंड साइट विद हाउसेज एंड सर्विसेज, ये भी एक कर्नाटका कहती है, बट यहाँ पे ये चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लान में नहीं है। ग्रुप हाउसिंग एंड टाउनशिप प्रोजेक्ट्स भी इसमें हैं, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसमें नहीं है। अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग इन पार्टनरशिप ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी है और कर्नाटका की पॉलिसी में भी है। तो कह रहे हैं कि आपको इस पॉलिसी जो आपने ये 4 जगह पर लेकर के आए हैं उसको और ज़्यादा एग्जॉस्टिव बना सकते थे, और इसको और ज़्यादा प्रैग्मेटिक सोच करके इसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से बनाया जा सकता था। फिर ऑथर एक एग्जाम्पल देता है रांची और जयपुर का, जिसमें कि अफोर्डेबल हाउसिंग जोन बनाए गए हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग जोन मतलब कि आप एक पूरा एरिया ही डिमार्केट कर रहे हो, या मान लो एक पूरा पूरा शहर ही ले लिया और उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग जोन करके उन्होंने बना दिया कि ये जोन जो होगा वो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए होगा। तो ये था। और इसके बाद में इन्होंने सिंपल, इनके देखिए ये सब थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड इनके आर्टिकल्स रहते ही हैं, क्योंकि दीज आर द रिसर्च स्कॉलर्स और वो उसी क्षेत्र में रिसर्च करते हैं। तो उन्होंने कुल मिला के यही कहा कि जो लैंड एक्विजिशन का मामला है वो एक केवल सोल्यूशन नहीं है, दैट इज़ नॉट द इंटायर सोल्यूशन इन इटसेल्फ, वो एक बड़ी स्ट्रेटजी का एक पार्ट है, मच लार्जर स्ट्रेटजी, वन पार्ट ऑफ मच लार्जर स्ट्रेटजी ऑफ हाउ टू इंश्योर द अफोर्डेबल हाउसिंग। आपको ऐसा नहीं करना है कि ये पेनिशिया हो गया, लैंड एक्वायर करके सबके घर बना दिए, नहीं। लैंड एक्विजिशन कैन बी वन पार्ट ऑफ इट, बट अदर पार्ट्स की आप किस तरीके से उनको सस्टेनेबल बना रहे हो उन हाउसेस को। और ये कहता है कि लोकेशन इशू प्रिडोमिनेट्स इन द गोल टू इम्प्रूव द एक्यूपेंसी रेट। वही एक्यूपेंसी रेट कि आप घर बना दोगे वो खाली रह जाएंगे, तो आप लोकेशंस को ध्यान में रखिए कि आप ऐसी ऐसी लोकेशंस उनको सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटी हो। लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो वो उनके लिए वाइबल नहीं होगा, क्योंकि ये एडिटोरियल लैंड एक्विजिशन को, प्राइमरली लैंड एक्विजिशन को और एक्यूपेंसी को वाइबिलिटी से जोड़ता है, और वाइबिलिटी से ये लाइवलीहुड वाला एंगल आता है सामने कि अगर उनको लाइवलीहुड उसके पास नहीं मिला तो वो उनके लिए बेकार है। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट जो है वो अफोर्डेबल फाइनेंसिंग का है कि किस तरीके से हम फाइनेंसिंग को हाउसिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब ये इसमें भी शुरुआत में पूरा 3-4 पैराग्राफ में उतना ही बताया कि ये है ये है ये है, हाउसिंग ऐसा है, उसका इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ के साथ लिंकेज है, उसके बेनिफिट्स हैं। तो मैंने ये एक लाइन में लिख दिया, ऑल बेनिफिट्स ऑफ हाउसिंग इज़ मेंशन, इकोनॉमिक सोशल ये वो जितने थे सारे इस एडिटोरियल में मेंशन थे। फिर स्पेलिंग्स गलत हो रही है। इंडिया की जो फाइनेंसिंग है वो नेसेंट स्टेज में है। फाइनेंसिंग मतलब कि इंडिया क्या करता है कि इंडिया में जो फाइनेंसिंग है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। आपको डिपेंडेंट रहना है बैंक्स पे, कॉमर्शियल बैंक्स पे, और अगर वो मान लीजिए कि कॉमर्शियल बैंक्स आपको लोन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो आप अपना घर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि घरों के दाम काफ़ी महंगे हैं, रेंट काफ़ी बढ़ गया है। और अगर हम इस चीज़ का कंपैरिजन करें कि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जीडीपी की परसेंटेज में देखें जाए तो इंडिया केवल 8% पर है, जबकि चाइना 12% पर है, मलेशिया 29% पर है, स्पेन 46% है, यूएस 80% है। मतलब इसका आप ये मिसकंस्ट्रूड मत कीजिए कि 80% होगा तो बहुत अच्छा है। याद रखिए ये जो 80% वाले हैं इन्होंने ही सब प्राइम प्राइसेस लाई थी हाउसिंग बबल क्रिएट करके। तो जहाँ एक और हमें 80% से बचना है, वहाँ दूसरी ओर हमें केवल 8% पे नहीं रहना है ना। जब हमारे पास इतनी सारी, ठीक है, जब हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो फिर हम 8% पे भी नहीं रहे, हम 80 पे भी नहीं जा सकते, हमें समवेयर 30 to 40 के बीच में रहना है, जिससे कि हमारा विन विन सिचुएशन रहे। अब फिर ये आगे बोलते हैं कि दिस मार्केट वुड ग्रो विद इंक्रीजिंग द अर्बनाइजेशन। बोल दिया मैंने पहले ही, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, हाउसिंग की ज़रूरत भी पड़ेगी और ये और आगे जाएगा। और अफोर्डेबल हाउसिंग इज़ क्रिटिकल टू बैलेंस द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। करंट मार्केट जो है वो किसको कैटर करता है? हाई इनकम ग्रुप को कैटर करता है। करंट फाइनेंसिंग इज़ ओनली कैटर्स टू दी हाई इनकम ग्रुप। अब हाई इनकम ग्रुप में क्या है, जिनके पास 2 हैं 3 हैं, अब एक से ज़्यादा उनके पास हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि खाली पड़े हुए हैं। तो हाई इनकम ग्रुप में देखा सरप्लस थी, हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा हाई इनकम ग्रुप के पास सरप्लस है
और लो एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो हैं EWS एंड LIG एंड MIG, उनके पास डेफिशिएंसी है या शॉर्टेज है। तो इस तरीके से इसका कहीं ना कहीं फाइनेंसिंग पे भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर फाइनेंसिंग पूरी तरीके से नहीं रहेगी तो किस तरीके से हम इसको करेक्ट कर पाएंगे इस पूरी सिचुएशन को। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने धीरे धीरे इन्होंने ये सोचा कि भाई इंस्टीट्यूशंस का भी रोल गवर्नमेंट ने 1954 में पहचान लिया था, क्योंकि गवर्नमेंट सबको तो घर खुद बना करके दे नहीं सकती और सारे लोग इतने अमीर भी नहीं कि सब लोग घर बना लें। तो उन्होंने फिर नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन 1954 में सेटअप किया, हुड को 1970 में सेटअप किया, नेशनल हाउसिंग बैंक को उन्होंने 1988 में सेटअप किया, जिसका मुख्य काम ये था कि हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की प्रिंसिपल एजेंसी थी या मॉनिटरिंग एजेंसी थी। तो अभी ये देखिए कि ये 3 इंस्टीट्यूशन, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इसमें मेंशन हैं पर मैंने केवल इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ही लिए हैं। और रेसेंट मूव्स गवर्नमेंट के ये हैं जो कि आपको याद रखने हैं। रेसेंट वाले पे ज़्यादा थोड़ा फोकस करना है। टैक्स कंसेशन आप दे रहे हैं, 100% FDI दे रहे हैं टाउनशिप में, और RBI ने कहा है कि जो आप प्रायोरिटी सेक्टर को लेंड करते हो, प्रायोरिटी सेक्टर, उसमें हाउसिंग भी माना जाएगा। मतलब अगर आप हाउसिंग के लिए लोन दे रहे हो तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। प्लस अगर आप हाउसिंग कंपनीज के बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी वो प्रायोरिटी सेक्टर में ही कंसिडर किया जाएगा। सो दीज आर दी इंसेंटिव्स। ये सारे कुछ इंसेंटिव्स हैं जिसकी वजह से इसमें आगे बात आएगी। फिर इन्होंने कहा कि डिफरेंट कंट्रीज़ के जो एग्जाम्पल्स हैं उससे ये लगता है कि अलग अलग कंट्री अलग अलग मॉडल फॉलो करती हैं चैनलाइजिंग सब्सिडीज़ एंड फाइनेंशियल टू दी हाउसिंग सेक्टर, पर करती सब हैं लेकिन उनके मॉडल्स अलग अलग हैं। और उन्होंने कम से कम 1.5-2 पेज उसी मॉडल्स पे लिखे हैं, इसने ऐसा किया, इस कंट्री में ऐसा फॉलो हो रहा है, उस कंट्री में ऐसा फॉलो हो रहा है, विच आई थिंक रिक्वायर्स लेस डिस्कशन, इसलिए मैंने उसको एक लाइन में रख दिया है। ये पॉइंट मैंने सब प्राइम क्राइसिस वाला इसलिए ऐड किया है क्योंकि सब प्राइम क्राइसिस हैड इट्स स्पिल्ड ओवर इफेक्ट ऑन दी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए सब प्राइम क्राइसिस। तो यहाँ पे इस थोड़ा बचना भी है, और बचना ये है कि ये देखिए ये कह रहे हैं कि ग्लोबल एक्सपीरियंस हमें क्या दिखाता है कि लोन टू वैल्यू एंड प्राइस बस उसमें पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब लोन टू वैल्यू मतलब कि अगर आपके मान लीजिए कि लोन टू वैल्यू मतलब आप किसी भी चीज़ को अगर आप मॉर्गेज कर रहे हैं और आपने 100 रुपये की चीज़ मॉर्गेज किया है, तो अगर उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट में आपको 60 रुपये का ही लोन दिया जा रहा है तो सिक्योरिटी आप ज़्यादा रख रहे हो ना, लोन कम दे रहे हो। तो अगर आप लोन कम दे रहे हो तो एक ये कंजर्वेटिव मेथड हो गया ना। अब अगर इसी को आप बढ़ाते जा रहे हो, 100 रुपये की चीज़ पे आपने 110 रुपये का लोन दे दिया, तो मतलब क्या है, बबल तो होगा ना, बस्ट हो जाएगा एक दिन। यही कह रहे हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन लोन टू वैल्यू रेशियो, अब ये लोन टू वैल्यू रेशियो हाई जा रहा है और प्राइस, तो इसमें क्या है कि प्राइस बस्ट हो जाता है, प्राइस बस्ट। तो इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन देखा गया है, इसलिए लोन टू वैल्यू रेशियो को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लेकर के जाना है, हाई लिवरेज नहीं रखना है। हाई लिवरेज कैन अफेक्ट द मार्केट एडवर्सली, इसलिए बहुत ज़्यादा हाई लिवरेज नहीं रखना है। और इसमें प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब अनरेगुलेटेड सेक्टर जो है, अनरेगुलेटेड सेक्टर उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसलिए सुपरविजन की ज़रूरत है, अच्छी प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है, स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत है और अच्छे रेगुलेशन की ज़रूरत है। ये था पूरा एडिटोरियल फाइनेंस के बारे में। फिर जो अगला आता है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर आता है। ग्रीन टेक्नोलॉजी, सॉरी, रियल इस्टेट के ऊपर आता है, इसके बाद आएगा ग्रीन टेक्नोलॉजी। रियल इस्टेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक बिल लेकर के आए हैं जिसका कहते हैं रेरा, रियल इस्टेट रेगुलराइजेशन एक्ट। आप इसको अच्छी तरीके से आसान भाषा में समझ सकते हो। और रेरा क्या है, रेरा जो है वो 1 मई 2017 से आई है और पूरे इंडिया में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। आप तो जानते हो कोई भी लॉ जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा ही हो सकता है, और जब तक वहाँ की गवर्नमेंट नहीं चाहती है तब तक कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोज नहीं कर सकते हैं। क्या प्रमोट हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट हो रही है और परचेज़र का वेलफेयर प्रमोट हो रहा है। आपने सुना होगा आम्रपाली ग्रुप, ये ग्रुप नोएडा में ज़मीनें बायर्स का पैसा लेकर के बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो गए, तो उसके लिए अभी कुछ एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो कि देख सकती है। अब ऑथर कहता है कि जो रियल इस्टेट की ग्रोथ है वो डायरेक्टली लिंक्ड है कॉरपोरेट इन्वायरमेंट की ग्रोथ से। क्यों? क्योंकि भाई अगर ऑफिस स्पेस के लिए जगह की डिमांड होगी तो यानी इसका मतलब ये है कि आपका कॉरपोरेट सेक्टर ग्रो कर रहा है तभी तो ऑफिस स्पेस के लिए डिमांड हो रही है। दूसरा, अगर डिमांड फॉर अर्बन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो लोग काम करने शहर में आ रहे हैं, तो शहर में काम करने आ रहे हैं तो कॉरपोरेट सेक्टर बढ़ रहा है तभी लोग शहर में आ रहे हैं। तो मतलब रियल इस्टेट जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है कॉरपोरेट इन्वायरमेंट की ग्रोथ से। ये पॉइंट क्लियर हो गया।
दिल्ली एनसीआर जो है वो 25% टोटल अर्बन हाउसिंग डिमांड का अकेले 25% ले लेती है। ठीक है, ये एक फैक्ट है, याद रखिए। मिडिल इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप जो है वो 40% हैं डिमांड के, 40% ऑफ दिस डिमांड अर्बन डिमांड के। रियल इस्टेट जो है वो डायरेक्टली जीडीपी से लिंक्ड है, बहुत आसान चीज़ें हैं। और क्यों है फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, क्योंकि डायरेक्टली ये जीडीपी को 9.5% कंट्रीब्यूट करके दे देता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि जीडीपी को डायरेक्टली 9.5% कंट्रीब्यूट करके दे रहा है। प्लस ये पॉइंट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो 38 मिलियन वर्कफोर्स 2030 तक बना देगी, बनाने की उम्मीद है, जो कि अभी केवल 29 मिलियन पर हैं। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट, प्राइम एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रियल इस्टेट सेक्टर को थोड़ा सा रेगुलराइज कर दिया जाए, क्योंकि ये जीडीपी को 10% जीडीपी को सीधे इफेक्ट करता है, वर्कफोर्स के एम्प्लॉयमेंट को सीधे इफेक्ट करता है। और बहुत सारी 265 इंडस्ट्री से डायरेक्टली लिंक्ड है। 1/3 पॉपुलेशन शहर में रहती है, 3/5 जीडीपी प्रोड्यूस करती है। ये सारी चीज़ें, केवल सेक्टर की बात नहीं हो रही है। 3/5 में 3/5 जीडीपी मतलब कि वो दूसरे सेक्टर में भी करते होंगे, बट जो केवल इसमें कर रहे हैं रियल इस्टेट में वो 10% दे रहे हैं, पर वो भी शहर में रहते हैं। प्लस अदर दूसरे सेक्टर में रहने वाले भी शहर में रहते हैं, जो कि टोटल मिला के 3/5 देते हैं। सो डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन डेटा। You have to create your own data, or you have to remember the data in your own way, not create your own data. Remember your data in your own way, which gives you benefit of getting it remembered. फिर इसके कुछ फीचर्स हैं, इसमें से कुछ कुछ बहुत अच्छे फीचर्स हैं। देखिए, इसमें से कुछ जो जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वही मैंने नोट करके यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहले ये दोनों को रेगुलेट करेगा, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कॉमर्शियल को भी करेगा, रेजिडेंशियल को भी करेगा। अब रियल इस्टेट अथॉरिटी होगी कहाँ के लिए, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए, यानी हर स्टेट में अलग अलग रियल इस्टेट अथॉरिटी होगी। रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स का अनिवार्य है इस अथॉरिटी के साथ। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो प्रोजेक्ट वैलिड नहीं है। प्रोजेक्ट में आपको मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स देने होंगे, सारी डिटेल A to Z डिटेल, राइट फ्रॉम द प्रमोटर, बिल्डर, ये वो, स्पेस, एवरीथिंग हैज़ टू बी रिपोर्टेड इन द प्रोजेक्ट। प्री लॉन्च अवेलेबल नहीं होगा, पहले लोग प्री लॉन्च कर देते थे, अप्रूवल मिली नहीं है, पहले ही प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिए हैं, लोगों ने पैसा डाल दिया, पैसा डूब गया क्योंकि अप्रूवल मिली नहीं, या एनजीटी ने कुछ कर दिया है क्योंकि ग्रीन या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट और ये क्लाइमेट चेंज फॉरेस्ट इसने ग्रीन अप्रूवल कुछ नहीं दी, या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो नहीं हुआ। फिर जो भी प्रोजेक्ट 8 अपार्टमेंट या 500 मीटर से स्क्वायर मीटर से बड़े होंगे उनको इस अथॉरिटी के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर आपने मिसलीड किया तो उसके लिए कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। डेवलपर्स को स्टार्ट करने से पहले अपना पूरा पास्ट रिकॉर्ड अवेलेबल कराना होगा, ताकि कंज्यूमर अगर कोई डिसीजन लेता है, दैट डिसीजन शुड बी इन्फॉर्म डिसीजन। कारपेट एरिया का डिस्क्लोजर करना होगा। कारपेट एरिया में बहुत जगलरी करते हैं, बिल्डअप एरिया है या केवल मतलब अवेलेबल कारपेट एरिया है, उसमें कुल मिलाकर के बहुत सारी प्रॉब्लम कर दे। तो आपको कारपेट एरिया डिस्क्लोज करना है, ना कि ऐसे ही हवा में। 70% फंड जो आप रेस करेंगे, बिल्डर लोग जो रेस करेंगे, उसको एक बैंक अकाउंट में नेशनलाइज बैंक के डालना पड़ेगा, ताकि फास्ट ट्रैक इम्प्लीमेंटेशन, मतलब फास्ट ट्रैक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू हो सके। तो ये पॉइंट है फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की मैकेनिज्म है। फिर ये पॉइंट है कि प्रमोटर्स को लेआउट चेंज करने की परमिशन नहीं होगी, और अगर आपने मिसलीडिंग कुछ किया तो आपको पेनाल्टी तो लगाएंगे ही, और अगर पेनाल्टी भरने में भी कुछ देर की तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी डालेंगे। और बिल्डर्स को अलॉट होने के 3 महीने के अंदर उनका एक एसोसिएशन बना देना है। संघे शक्ति, संघ में ही शक्ति है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एसोसिएशन नहीं बनाए तो रूल का वायलेशन है, फिर पेनाल्टी लगेगी। आपने अलॉटीज़ बना दिए तो उनके पास पावर है। और इस एक्ट को 23 स्टेट्स ने अभी तक नोटिफाई करा दिया है। डेफिनेटली ये ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लाने वाला है, एक राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। दिस इज़ द राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। ओके, सो ये इसके कुछ ये थे जो कि मैंने कवर कर लिए। नेक्स्ट इज़ ग्रीन टेक्नोलॉजी। छोटा सा है, मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे। ग्रीन टेक्नोलॉजी में कैसा है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों है? ग्रीन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कुछ फैक्ट्स ये देता है कि 23% जो रेजिडेंशियल सेक्टर है वो टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 23% जो है वो रेजिडेंशियल सेक्टर कंज्यूम कर रहा है, जो कि 8 टाइम्स। अब 23 का 8 करेंगे तो 200% हो गया। नहीं, 200% उस तरीके से नहीं जोड़ रहे हैं।
वो रहेगा ही उसी रेशियो में, बट वो 8 गुना बढ़ जाएगा क्योंकि तब जनरेशन भी ज़्यादा होगा ना इलेक्ट्रिसिटी का। तो 8 टाइम ये बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमें कुछ ऐसा बनाना है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड मटेरियल तीनों का मिनिमम यूज़ हो, मिनिमम, ऑप्टिमम यूज़ हो या मिनिमम यूज़ कह सकते हैं इसको, मिनिमम यूज़ हो, और वो पूरी लाइफ साइकिल तक, पूरी लाइफ साइकिल तक। और उसी को हम अफोर्डेबिलिटी कहेंगे। अफोर्डेबिलिटी ऐसा नहीं है कि आपने केवल वन गो में कितना सस्ता मकान मिल रहा है। अब मकान सस्ता मिल रहा है लेकिन मकान ऐसी जगह पे है जिसमें लाइट नहीं आ रही है और आपको 24 घंटे बल्ब जला के रहना पड़ता है, और आपने मान लीजिए 50 साल तक उस घर में रहे, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो उसको भी तो फैक्टर इन करना है। तो इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो 2001 में आया था, उसने एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड बनाया। उसके बाद ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने भी एक ऐसी अप्रोच अडॉप्ट की जिसमें नेशनल बिल्डिंग कोड की बात की जाती है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने कैपिटल सब्सिडी की भी घोषणा कर दी सोलर वाटर हीटिंग पर और सोलर वाटर लाइटनिंग सिस्टम्स पे। अब अफोर्डेबल हाउसिंग का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये है कि आप हेल्दी इन्वायरमेंट और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करोगे। तो अफोर्डेबिलिटी, ये वाला पॉइंट मैंने पहले कवर कर लिया। अफोर्डेबिलिटी शुड बी सीन फ्रॉम द लाइफ साइकिल ऑफ द बिल्डिंग, नॉट जस्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो आपको ये देखना है कि वो जो बिल्डिंग है वो क्या पूरे लाइफ साइकिल तक मेरे लिए अफोर्डेबल है, या बाद में बिजली का बिल ज़्यादा आने लगा। तो अगर ऐसा है तो अफोर्डेबिलिटी हमें उस तरीके से बनानी चाहिए। इसलिए हमें अफोर्डेबिलिटी का एक नया एंगल देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होनी चाहिए। क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कैसे? कि भाई जाड़ा है तो उसमें इंसुलेशन काइंड ऑफ इन्वायरमेंट जनरेट, मतलब वो माहौल रहे, या गर्मी है तो वेंटिलेशन भी रहे प्रॉपर, इस तरीके से करना है। दूसरा, यूज़ ऑफ लोकल मटेरियल करना है। लोकल मटेरियल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कॉस्ट कटिंग को ध्यान में रख के कहा गया है लोकल मटेरियल को। और डिज़ाइन की जो अप्रोच है वो दो तरीके से हो सकती है, या तो पर्सपेक्टिव ड्रिवन हो सकती है या परफॉर्मेंस ड्रिवन। अब जो है वो पर्सपेक्टिव ड्रिवन ऐसी है कि कुल मिला करके एक एक, आपने सबसे पहले एक एक मटेरियल लिया, ये बेस्ट मटेरियल है, ये बेस्ट मटेरियल है, ये बेस्ट मटेरियल है, और उसके बाद उसको जोड़ करके घर बना दिया। दैट इज़ पर्सपेक्टिव ड्रिवन। परफॉर्मेंस ड्रिवन क्या है? एक डिटेल्ड सिमुलेशन करें इंटायर बिल्डिंग का, और उसके बाद पता लगाएं कि क्या वो क्राइटेरिया मीट कर रहा है। ये एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट दिया गया है कि जो पर्सपेक्टिव ड्रिवन है, मतलब कि आपने उस घर में सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लगा दी, पर आपने परफॉर्मेंस ड्रिवन के हिसाब से उसको चेक नहीं किया कि एनर्जी, मतलब कि क्या वो, ये रिसर्च लेवल पे है कि क्या वो जो एनर्जी का जो क्राइटेरिया है वो मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उससे पहले हमें ये अप्रोच डिसाइड करके उस चीज़ का ध्यान दे देना चाहिए। फिर दूसरा ये है कि इंडियंस कैन बी कंफर्टेबल एट द हायर टेम्परेचर एंड वाइडर टेम्परेचर बैंड इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज। मतलब दूसरी देशों में क्या है कि वो थोड़ा सा भी टेम्परेचर वेरिएशन होगा तो नहीं कर पाएंगे, पर हमारे यहाँ क्या है, तो हम लोग थोड़े ज़्यादा टेम्परेचर, थोड़ा कम हो जाए टेम्परेचर तो भी सह लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो भी सह लेते हैं। बिकॉज वी आर ट्रॉपिकल ना, वी आर सब ट्रॉपिकल कंट्री। तो हमारे यहाँ देखिए नॉर्थ में इतनी ज़्यादा ठंडक पड़ती है, फिर इतनी ज़्यादा, तो वी हैव कैपेबिलिटी to withstand the high range of temperature, withstand the high range of temperature। मतलब टेम्परेचर का जो बैंड है वो हमारा काफ़ी हाई है इन कंपैरिजन विद द अदर डेवलप्ड कंट्री। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है कि हमारा जो है घर, जो हम हाउसिंग की बात कर रहे हैं, वो एफिशिएंट इन्वेलप। एफिशिएंट इन्वेलप आपको लग रहा होगा क्या है? एफिशिएंट इन्वेलप मतलब इस तरीके से होना चाहिए कि हीट को, जो हीट गेन है घर के अंदर, वो कम होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 एक्सप्लेन्स पॉइंट नंबर 1। इसका मतलब ये है कि शुड बी डिजाइंड टू मिनिमाइज द हीट गेन इन द बिल्डिंग। हीट गेन इन द बिल्डिंग होगा तो क्या होगा? हीट गेन इन द बिल्डिंग होगा तो वो बिल्डिंग गर्मी में भी परेशान करेगी और जाड़े में भी परेशान करेगी। इसलिए थोड़ा सा इन्वेलप कवर, इसको इन्होंने टेक्निकल लैंग्वेज में इन्वेलप कवर बोला है कि साइंटिफिक इन्वेलप होना चाहिए। फिर हाई रिफ्लेक्टेंस रूफ। हाई रिफ्लेक्टेंस रूफ का मतलब यह है कि हाई थर्मल कैपेसिटी उसमें होनी चाहिए। हाई रिफ्लेक्टेंस रूफ का मतलब यह है कि वो रिफ्लेक्ट कर देती है एनर्जी को वापस। अगर रिफ्लेक्ट कर देगी तो अंदर ठंडा बना रहेगा। हाई हाई रिफ्लेक्टेंस रूफ होनी चाहिए। दूसरा, एक ये इसका टेक्निकल पॉइंट था। दूसरा टेक्निकल पॉइंट ये था कि सोलर हीट गेन कोफिशिएंट, जिसको ये एच एच
SHGC कहते हैं, वो ये क्वांटिफाई करता है कि कितना सोलर रेडिएशन का आया फेंस्ट्रेशन के थ्रू। फेंस्ट्रेशन मतलब जान लीजिए, अगर आपने कोई खिड़की लगाई है, खिड़की पे डायरेक्ट सोलर की रेस पड़ रही है, तो कितना पोर्शन वो अंदर आ पा रही है गर्मी की पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल गर्मी या हीट, उसको ये बोलते हैं हीट गेन कोफिशिएंट। तो अगर ये ज़्यादा है तो घर में गर्मी ज़्यादा आएगी, ये कम होना चाहिए, हीट गेन कोफिशिएंट कम होना चाहिए। बट ये जो है विजिबल लाइट ट्रांसमिशन थ्रू फेंस्ट्रेशन वो ज़्यादा होना चाहिए, मतलब गर्मी कम आए पर उसका प्रकाश आए, ये VLT है, विजिबल लाइट ट्रांसमिशन। ये अगर अच्छा रहेगा तो डिपेंडेंस जो होगी आर्टिफिशियल लाइट पे वो कम होगी। फिर एक्सटर्नल शेडिंग की बात करते हैं कि एक्सटर्नल शेडिंग ऐसी होनी चाहिए कि घर में वो कम आए, डायरेक्ट गर्मी घर के अंदर कम आए, तो एक्सटर्नल शेडिंग्स कर सकते हैं। फिर उसमें मूवेबल शेड्स भी लगा सकते हैं, और भी इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ही उठाई हैं। दूसरा क्रॉस वेंटिलेशन और वेंटिलेटिव कूलिंग की बात इन्होंने की। तो वेंटिलेटिव कूलिंग जो है उसकी बात की कि भाई अगर मान लीजिए गर्मियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो घर ऐसा होना चाहिए जो कि क्रॉस वेंटिलेशन में से कूल हो जाए। और फेस चेंज मटेरियल भी ऐसा होता है कि भाई गर्मी में ठंडा रहेगा, ठंडे में गर्म रहेगा। तो फेस चेंज मटेरियल के ऊपर भी R&D चल रही है, जो कि फ्यूचर में काफ़ी अच्छा हो सकता है। लास्ट में आर्टिकल यही बोलता है कि हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल हैं। ज़रूरत है कि उनका एप्लीकेशन लार्ज स्केल पे करके देखें, और तभी उनकी कॉस्ट में जो है वो थोड़ा सा डाउन हो पाएंगे कॉस्ट। और अगर गवर्नमेंट की ये स्कीम्स है तो गवर्नमेंट तो ईजिली इन चीज़ों को लार्ज स्केल पे रिप्लिकेट कर सकती है। तो वाइल प्लानिंग फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो थिंक ऑफ अफोर्डेबल ग्रीन टेक्नोलॉजी एट लार्जर स्केल। दिस वॉज द क्रक्स ऑफ द आर्टिकल। सो मैंने अभी तक देखा जाए तो 5 आर्टिकल प्लस गवर्नमेंट की इंडिपेंडेंस डे की स्पीच प्लस उनका एडिटर इन चीफ का जो एड्रेस, ये 5-6 चीज़ें कवर कर ली हैं, 6-7 चीज़ें। और लगभग 70% में 65 to 70% ये मैं कवर कर चुका हूँ। 35% पार्ट 2 में आएगा, जिसमें कि लास्ट के 4 आर्टिकल्स आएंगे। होप यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो। मैं एक दो दिन के अंदर ही सेकेंड पार्ट निकाल दूँगा। थैंक्स अ लॉट।